नमस्कार। आज हम एक ऐसे सैन्य संघर्ष पर बात करने वाले हैं जिसने रातों रात पूरे मिडिल ईस्ट को जैसे आग में झोंक दिया और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। तो चलिए इस बेहद गंभीर स्थिति को एक एक करके समझते हैं। देखिए, इस कहानी की शुरुआत ना एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस से होती है। ये एक ऐसा अनुभव है जो इस संकट की गहराई को सीधे हम तक पहुंचाता है, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही इस पूरी घटना के एक गवाह अपने परिवार के साथ दुबई में थे, ठीक उसी जगह के पास जहां से ये तबाही शुरू हुई। तो पहला हिस्सा, एक चौंकाने वाला अनुभव। चलिए उस पल में चलते हैं जब एक बिल्कुल आम सी सुबह अचानक एक वॉर जोन में बदल गई और हजारों लोगों की जिंदगी एक झटके में बदल गई। सोचिए, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। सुबह की फ्लाइट ने टाइम पर उड़ान भरी, लेकिन हवा में कुछ ही घंटे हुए थे कि खबर आई कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। और जब तक फ्लाइट लैंड हुई, नज़ारा पूरी तरह बदल चुका था। दुबई एयरपोर्ट पर चारों तरफ धुआं, सारी फ्लाइट्स कैंसिल और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन्स को आसमान में ही मार गिराया जा रहा था। इस पूरे केओस के बीच एक ही राहत की बात थी और वो था यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम। जैसा कि ये आंकड़े दिखा रहे हैं, ईरान की 1137 मिसाइलों में से 1132 को और लगभग सारे के सारे ड्रोन्स को हवा में ही रोक लिया गया। सच कहूं तो ये एक जबरदस्त सक्सेस रेट था जिसने एक बहुत बड़ी तबाही होने से बचा लिया। दूसरा हिस्सा, ईरान पर चौतरफा हमला। अब बात करते हैं कि दुबई में मची उस तबाही की असली वजह क्या थी, और वो थी ईरान के खिलाफ छेड़ा गया एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन। अमेरिका और इजराइल के इस जॉइंट अटैक का कोड नेम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और अमेरिकी अधिकारियों ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी थी कि ये कोई एक रात का हमला नहीं है, बल्कि एक लंबा, कई दिनों तक चलने वाला अभियान होने वाला है। और ये हमला सिर्फ किसी एक जगह पर नहीं था। राजधानी तेहरान से लेकर इस्फहान, कोम और करमानशाह तक ईरान के कई बड़े बड़े शहरों को एक साथ निशाना बनाया गया। लेकिन इसके बाद वो खबर आई जिसने पूरे खेल को ही पलट दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई अपने कंपाउंड पर हुए एक हमले में मारे गए। ये कोई अफवाह नहीं थी, इसकी पुष्टि खुद ईरान के सरकारी टीवी ने की। ये भी बताया गया कि हमले में उनके परिवार के कुछ लोग भी मारे गए हैं। इस खबर के बाद तेहरान की सड़कों पर जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला था। एक तरफ कुछ लोग जश्न मना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग रो रहे थे, मातम मना रहे थे। ये तस्वीरें ईरान के अंदर के गहरे बंटवारे को साफ साफ दिखा रही थी। तीसरा हिस्सा, जवाबी कार्रवाई। खाड़ी में आग। ईरान पर हमला तो बस एक शुरुआत थी, अंत नहीं। कुछ ही घंटों के अंदर ईरान ने ऐसी जवाबी कार्रवाई शुरू की जिसने पूरी खाड़ी को आग की लपटों में झोंक दिया। ईरान ने अपने इस जवाबी हमले को नाम दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। और इस ऑपरेशन में सिर्फ अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को ही नहीं, बल्कि पड़ोसी देशों के सिविलियन इलाकों को भी टारगेट किया गया। ईरान का ये पलटवार बहुत बड़े लेवल पर था। दुबई में धमाके सुने गए, कतर में अमेरिकी एयरबेस से धुआं उठता दिखा और बहरीन में तो अमेरिकी नौसेना के अड्डे पर सीधा हमला हुआ। कुल मिलाकर खाड़ी में मौजूद 27 अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। चौथा हिस्सा, प्रभाव, भारत और दुनिया। अब देखते हैं कि हजारों मील दूर हो रहे इस युद्ध का खासकर भारत पर कितना विनाशकारी असर पड़ रहा है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 1 करोड़। 1 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं, वहां काम करते हैं। रातों रात ये सभी लोग एक एक्टिव वॉर जोन में फंस गए। ये भारत के लिए कितना बड़ा मानवीय संकट है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और फिर आता है भारत का नाइटमेयर सिनारियो, मतलब सबसे बुरा सिनारियो। अगर ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद कर दिया तो भारत की लगभग आधी तेल सप्लाई ठप हो जाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब होगा पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान पर, शिपिंग के खर्च बेतहाशा बढ़ जाएंगे और महंगाई कमर तोड़ देगी। इस हमले की टाइमिंग को लेकर भारत में राजनीतिक सवाल भी उठने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी हमले से ठीक 2 दिन पहले ही इजराइल के दौरे पर थे। कांग्रेस और ओवैसी जैसे विपक्षी नेताओं ने इस दौरे के समय पर सवाल उठाए और कहा कि इससे एक गलत संदेश गया है। किसी भी युद्ध की सबसे भारी कीमत हमेशा आम लोग चुकाते हैं। ईरान के मिनाब शहर में एक लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर हमला हुआ। इसमें कम से कम 100 बच्चों की जान चली गई, और ये हमला दिन के उजाले में हुआ जब स्कूल बच्चों से खचाखच भरा हुआ था।
और 100 बच्चों की मौत की खबरों के बीच इजराइल के ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट आता है, इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान था, खासकर तब जब पहला हमला उनकी तरफ से ही शुरू किया गया था। 5वां और आखिरी हिस्सा, शांति या और विनाश। अब जरा पीछे मुड़कर इतिहास को देखते हैं और ये पूछते हैं कि क्या बाहर से किया गया कोई भी हस्तक्षेप कभी शांति लाता है या सिर्फ और ज्यादा तबाही। युद्ध तक पहुंचने का ये रास्ता ना कुछ ही हफ्तों में तय हो गया था। दिसंबर में ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जनवरी में सरकार ने उन्हें बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, और फिर फरवरी में जिस हफ्ते ओमान ये कह रहा था कि शांति समझौता बस होने ही वाला है, उसी के कुछ दिनों बाद ये हमला हो गया। इस पूरे हस्तक्षेप का असली मकसद क्या था? शायद इसका सबसे साफ जवाब डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट में मिलता है, जिसमें उन्होंने ईरान के लोगों से कहा, जब हम अपना काम खत्म कर लें तो अपनी सरकार पर कब्जा कर लेना। मतलब साफ था, ये सत्ता परिवर्तन यानी रजीम चेंज का सीधा सीधा ऐलान था। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या ऐसी हस्तक्षेप से कभी लोगों का भला होता है? इतिहास का जवाब है नहीं। इराक में सद्दाम हुसैन और लीबिया में गद्दाफी को हटाने के बाद दोनों ही देश सालों तक अस्थिरता की आग में जलते रहे, और वहां आम लोगों के लिए हालात पहले से कहीं ज्यादा खराब हो गए। और देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल आज ईरान के भविष्य पर मंडरा रहा है। क्या एक तानाशाह को हटाने के नाम पर शुरू हुआ ये हमला ईरान को लोकतंत्र की सुबह दिखाएगा, या फिर उसे भी इराक और लीबिया की तरह कभी न खत्म होने वाले विनाश के अंधेरे में धकेल देगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।